नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हूबहू आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वीडियो में। तो सभी वीडियो आप देख करके ही एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा ताकि आपका एग्जामिनेशन लिस्ट में सुनिश्चित नाम हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना जो है किसने किया था? तो राणा कुंभा ने किया था। कौन किया था? राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब किया था? सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना 1301 ईस्वी में किया था। सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब किया था? 1301 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर है। क्या है? महासागर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जा रहा है तो महासागर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है, जिसमें सर्वाधिक देशों की संख्या है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक देशों की संख्या किस महादेश में है तो अफ्रीका महादेश में ही है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया है, जो कि पूरे विश्व का 30% एरिया जो है एशिया के पास है। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखना है। और 60% जो है जनसंख्या जो है वो एशिया में निवास करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। 60% जनसंख्या विश्व का एशिया में निवास करते हैं और इसके पास 30% क्षेत्रफल है विश्व का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका को काला महादेश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अफ्रीका को काला महादेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था। वो जो भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था, जिसमें से कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? मांडू के किले का निर्माण जो है होशंग शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? होशंग शाह ने करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो कौन सा वक्र जो है दर्शाता है? ये फिलिप्स चक्र दर्शाता है। ये कौन सा चक्र दर्शाता है? ये फिलिप चक्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है ये फिलिप्स चक्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से पता चलता है? चंद्रगुप्त का जो बंगाल पर विजय हुआ था किस अभिलेख से पता चलता है? तो महास्थान अभिलेख से प्राप्त पता चलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। महास्थान अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त का जो है बंगाल विजय का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? भारत में जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया था वो हिंद यूनानियों ने किया था। किसने किया था? हिंद यूनानी ने किया था। जबकि सबसे ज्यादा जो सोना का सिक्का जारी किया था वो गुप्त शासकों ने किया था। ये भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा सोना का जो सिक्का भारत में जारी किया था वो गुप्त शासक ने किया था, और सबसे पहले जो सोना का सिक्का जारी किया था वो हिंद यूनानी ने किया था। और सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का जो जारी किया था, सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना जानते होंगे आप, 24 कैरेट होता है।
तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का जो सिक्का जारी किया था वो कुषाण शासकों ने किया था। क्लियर। तो 3 बातें हम कहे हैं, तीनों बात आप जो है ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने किया था। भारत में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्त शासकों ने किया। और सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया वो कुषाण शासकों ने किया। क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से ये सब बातें रखिएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूजन में गलती मार के आ जाते हैं और आपका एग्जामिनेशन लिस्ट से आपका नाम बाहर हो जाता है और आप दुखी होते हैं। इसलिए आपको दुखी नहीं होने देंगे दोस्तों। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है 173 फीट है। कितना है? 173 फीट है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज जो है कहाँ खुला है? तो ये हंगरी में खुला है। कहाँ खुला है? ऑप्शन सी हो जाएगा, हंगरी में खुला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये टाइलर पुरस्कार की बात कर रहा है। तो टाइलर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये मौर्य काल में हुआ था। कब का हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सा असत्य है? निम्न कथन में कौन सा कथन असत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन को देखते हैं। पहला है, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा। तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का मेजबानी जो है भारत करेगा, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो बिल्कुल तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्लियर। तीसरा है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है, यह बिल्कुल सत्य है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, यह बिल्कुल सत्य है। जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह ध्यान रखिएगा। चौथा है, यह बिल्कुल सत्य है। चौथा है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी गया थी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ कर लीजिएगा आप लोग। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। क्लियर हो गया होगा। तो औसत्य कौन मिल गया? ऑप्शन डी मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है। देखिए, अनुच्छेद 75 जो है डिक्लेयर करता है, अनुच्छेद 75 क्या करता है कि राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद 75 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वो तो क्या करते हैं? जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उसी को जो है क्या करते हैं? अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो लोकसभा का जो न्यूनतम उम्र सीमा है वही प्रधानमंत्री का होगा। तो अर्थात ये 25 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?
तो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर। और मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल के लिए कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश। गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वह स्कंदगुप्त था। कौन थे? स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक रूप से जो मिट्टी पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्लियर। तो जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है इसी को एलुवियल मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलुवियल मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एलुवियल मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी है। इसमें जो है पोटास की बहुलता सर्वाधिक रूप से होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? पोटास की सर्वाधिक बहुलता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। ये सब ध्यान में रखिएगा। यही सब कभी कभी अंदर जाके अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। किस में पोटास की अधिकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो वह बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 सितंबर हो जाएगा। जबकि 5 अक्टूबर जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, सितंबर, अक्टूबर, देखिए एक एक महीना का अंतराल लिया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द संबंधित है। जंप बॉल शब्द संबंधित है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 के नोट पर, देखिए 100 रुपया का जो नोट होता है, 100 रुपये के, यह रुपया होना चाहिए, 100 रुपया लिख लीजिएगा आप लोग। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर जो है क्या होता है? वित्त मंत्रालय का सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। ये ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव जो होते हैं वो 1 रुपये पर, 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर होता है। बाकी जितना भी नोट होता है सभी नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र जो है वो उधम कहाँ पर है? उधग मंडलम में है। उधग मंडलम में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है? उधग मंडलम में है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान हो जाएगा, ये ज्योतिर्विज्ञान हो जाएगा। इस पर ऊपर कर लीजिएगा, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान लिख देते हैं। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है?
भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पहली महिला जो अध्यक्षा है वो जीसी अनुपमा है। वो कौन है? जीसी अनुपमा बनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान की पहली महिला अध्यक्षा बनी है जीसी अनुपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो हम लोग जानते हैं, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, जिसको चेन्नई बोलते हैं, ये चारों शहरों को जो जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना के रूप में जाना गया है। तो ये जो चारों शहरों को जो जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें जो है कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 5846 किलोमीटर है। कितना है? 5846 किलोमीटर रोड जो है बना हुआ है। क्लियर? तो भारत में जो स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज है उसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर का है, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों शहरों को जोड़ता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल जो है ये B.R. अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत जर्नल का शुरुआत किया गया था। यह 1927 में प्रकाशित मराठी पाक्षिक पत्र था। यह क्या था? 1927 में प्रकाशित हुआ था सबसे पहली बार। मराठी पाक्षिक साप्ताहिक पत्र था। ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद पर जो है को चुनौती देने का प्रयास किया गया था। इस पाक्षिक पत्रिका से मराठी जो पाक्षिक पत्रिका थी है 1927 में जो प्रकाशित हुआ था, इसमें ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया गया था। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर आंदोलन जो हुआ था 1 नवंबर 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था, जब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। इस आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम था। सैन फ्रांसिस्को में जो है एक युगांतर आश्रम था, वहीं से जो है वहीं पर यह गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। क्लियर? और यही जो है 1 नवंबर 1913 ईस्वी में गदर आंदोलन का शुरुआत हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है लाला हरदयाल के हाथों में था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के किस शहर में? सैन फ्रांसिस्को में। और फिर सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से यह जो है प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गया होगा? स्थापना हुआ था गदर पार्टी का, जो स्थापना हुआ था। क्लियर? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में यह जो है इसका मुख्य केंद्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में अर्थात 1685 लिखा जा रहा है कि औरंगजेब का जो शासनकाल चल रहा था उस समय जो है 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। ध्यान में रखिएगा, ये 1658-59 में जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं और उस समय से शासन करना प्रारंभ करते हैं और 1707 ईस्वी तक, जब तक की मृत्यु ना हो जाए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस समय तक शासन इनके हाथ में रहता है। तो वही कहता है कि औरंगजेब का जब शासन काल चल रहा था तो 1685 ईस्वी में बिहार में सरकारों अर्थात प्रमंडलों की संख्या कितना था? देखिए, बिहार में जो उस समय सरकारें थी, अर्थात उसको अभी के डेट में प्रमंडल कहा जाएगा। अभी जो बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। तो वही पूछा जा रहा है कि उस समय जो है 1685 ईस्वी में औरंगजेब के समय में कितने प्रमंडल थे? तो 1685 ईस्वी में औरंगजेब के समय में
प्रमंडलों की संख्या 8 थी। कितने थे? औरंगजेब के समय में प्रमंडलों की संख्या अर्थात सरकारों की संख्या जो थी 8 थी, जबकि परगना की संख्या जो थी, जिसको जिला के रूप में कहा गया, वो 246 था। क्लियर हो गया होगा? कितना था? 246 था उस समय परगना। तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में परगना की संख्या 246 थी और प्रमंडलों अर्थात सरकारों की संख्या जो थी 8 थी। क्लियर हो गया होगा? जबकि अकबर के समय में, जब अकबर शासनकाल चल रहा था, अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से चल रहा था। 1556 ईस्वी से कब तक चला? 1605 ईस्वी तक चला था। तो उस समय कह रहा कि 1582 की जब चर्चा करते हैं तो 1582 ईस्वी में अकबर के समय जो थे, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 7 थी। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जबकि वही जो प्रमंडल औरंगजेब के काल में 8 हो जाता है। क्लियर हो गया होगा? और उस समय जो है अकबर के समय में परगना की संख्या जो बिहार में थी वो 200 थी, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर के 246 हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था। किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। राजकुमार अजीम जो थे, ये पटना को एक नया नाम दिया था। पटना को क्या क्या किया था? पटना को एक नया नाम दिया था, जिसका नाम अजीमाबाद रखा था। पटना का नाम क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। और पटना को नया नाम अजीमाबाद को बसाने में 1 करोड़ रुपया खर्च किया था। यह भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकुमार अजीम जो है, पटना को नया नाम दिया था, जिसको अजीमाबाद के नाम से नए शहर की स्थापना किया था पटना को। तो इस पर जो है 1 करोड़ रुपया खर्च किए थे। कितने खर्च किए थे? 1 करोड़ रुपया खर्च किए थे। जबकि राजकुमार अजीम का जो बिहार में कार्यकाल रहा था सूबेदार के रूप में, वह 1702 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। क्लियर हो गया होगा? तो यह किसने सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किसने किया था? मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ मजरूल हक ने किया था, और ये सदाकत आश्रम से किया था। कहां से किया था? मजरूल हक जो है सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किया था। 1921 ईस्वी में सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ होता है। 1921 ईस्वी में मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन करता है। क्लियर हो गया होगा? तो मदरलैंड नामक अखबार का जो प्रारंभ करता है, किसने करता है? मजरूल हक के द्वारा किया जाता है। और 1921 ईस्वी में किया जाता है सदाकत आश्रम से किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे सर डेविड शिप्टन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल जो पूछा जा रहा है, इसमें सर डेविड शिप्टन हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत में अगर बिहार का पहला राज्यपाल अगर पूछ लेता तो जयराम दास दौलतराम हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक संस्थापक, देखिए औपचारिक गठन हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना, ये स्थापना कर लीजिएगा या गठन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन या स्थापना 1934 ईस्वी में कहाँ हुई थी? गठन कर लीजिएगा या स्थापना कर लीजिएगा। कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन जो हुआ था, स्थापना जो हुआ था 1934 में, कहाँ हुआ था? तो 1934 में जो हुआ था ये पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था, ये जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। क्लियर? 1931 में हालांकि इसका गठन 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन का स्थापना हो चुका था, जिसका जो है गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नामक का एक संगठन स्थापित किया था। तो ही कहता है कि इसका जो औपचारिक गठन हुआ था वो 1934 में हुआ,
जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। इसमें इस समय जो थे आचार्य नरेंद्र देव प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और प्रथम सचिव जो है जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। क्लियर हो गया होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो आचार्य नरेंद्र देव और प्रथम सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो है सारण को अपराधी जिला घोषित किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।